दिल्ली में आज अफगानिस्तान पर कौमी सलामती मुशीरों की आला सतह की मीटिंग है। इजलास की सदारत कौमी सलामती मुशीर अजीत डोभाल करेंगे। इजलास में अफगानिस्तान में इक़्तिदार की तब्दीली के बाद पैदाशुदा सूरत हाल, सियासी अदम इस्तेहकाम, दहशतगर्दी के खतरे, इंतहा पसंदी के फैलाव और बुनियाद परस्त नजरियात समेत दीगर मसाइल जेर बहस आएंगे। अफगानिस्तान में इक़्तिदार पर तालिबान के काबिज होने के बाद हिंदुस्तान समेत दीगर इलाकाई ताकतों को सिक्योरिटी के हवाले से खदशात लाहक है। इजलास से कबल कौमी सलामती मुशीर अजीत डोभाल ने उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के हम मनसब से दो तरफा मुलाकात की। तीनों फरीक इस बात पर मुत्तफिक है कि अफगानिस्तान की मुस्तकबिल का फैसला करें। इजलास में चीन और पाकिस्तान शिरकत नहीं करेंगे। हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, काफी अहम इजलास होने जा रहा है और जो ममालिक इसमें शिरकत करने जा रहे हैं सबका ये कहना है कि अफगानिस्तान का जो मुस्तकबिल है उसका फैसला अफगान ही करें। बिल्कुल मुनज़्ज़र, आपको बता दें कि ये मीटिंग आज करीब 9:30 बजे शुरू होगी और 3-3.5 घंटे ये बैठक चलेगी। और अहम बात यह है कि अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद जो नए सिक्योरिटी चैलेंजेस पैदा हुए हैं उस पर इस बैठक में बातचीत होगी। और वहीं जो तमाम ये पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान के हैं, जिसमें ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और जो मध्य एशियाई सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अफगानिस्तान में अगर आतंकवाद बढ़ता है तो उसका स्पिल ओवर इफेक्ट इन देशों पर होगा, सीधा असर इन देशों पर होगा। और वहीं रूस और ईरान ये इनका शिरकत करना इस बात की तरफ इशारा है कि ये तमाम देश मानते हैं कि भारत का एक अहम किरदार है अफगानिस्तान में और पूरे खित्ते के सुरक्षा और पीस के लिए भारत का एक अहम किरदार है। तो ऐसे में ये तमाम कंट्रीज आज यहाँ भारत में मौजूद हैं, इनके एनएसए, और इनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से भी आज करीब 12-12:30 के आसपास दिल्ली में होने वाली है। और वहीं एनएसए अजीत डोभाल जो है वो इन 3 कंट्रीज के साथ आज बायलैटरल्स भी करेंगे, द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। और अहम बात यह है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी और नेटो फोर्सेस के लौटने के बाद जो हथियार वहां पर मौजूद हैं वो एक बड़ा खतरा बन सकते हैं इस पूरे खित्ते के लिए। तो ऐसे में इन तमाम पहलुओं पर आज की इस बैठक में चर्चा होगी। और वही रिकॉग्निशन को लेकर भी कल एक अहम बात सामने आई है कि भारत ने भी ये बात मानी है जब उनकी मुलाकात उज़्बेकिस्तान के साथ हुई थी, दोनों एनएसए की जब मुलाकात हुई थी, उन्होंने ये कहा कि अफगानिस्तान की जो नई सरकार है उसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन से पहले जो अफगानिस्तान के अंदर वो कितनी वैलिड है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि अफगानिस्तान के लोग उसको कितना वैलिड मानते हैं, उसके बाद इंटरनेशनल रिकॉग्निशन की बात की जानी चाहिए। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा मैसेज है और जो यहाँ से एक मैसेज जाएगा वो पूरी दुनिया में रिफ्लेक्ट होगा कि भारत और इन तमाम 7 देशों ने जो आज बातचीत की अफगानिस्तान को लेकर, ये आगे का कोर्स भी तय करेंगे। बिल्कुल शैलेंद्र, वहीं चीन और पाकिस्तान ही वो मुल्क है जो इस इजलास में शिरकत नहीं कर रहे हैं। क्या वजह बता रहे हैं, क्यों ऐसा कि जब रूस और ईरान भी इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं, पाकिस्तान और चीन जो है पीछे हट रहे हैं? देखिए, इसमें सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान अपनी खिचड़ी अलग पकाना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि इसमें भारत को शामिल करे, क्योंकि भारत के रोल को पाकिस्तान मंजूर नहीं करना चाहता है। हमने ये आज का नहीं, ये बहुत पहले से ही रवैया रहा है पाकिस्तान का। लेकिन जहां तक चीन की बात है तो चीन ने जो वजह बताई है वो समय की कमी के चलते उन्होंने बताया कि वो इस मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। लेकिन आपको ये याद दिला दें कि कल ही पाकिस्तान में ट्रॉयका मीटिंग होने वाली है, यानी कि रशिया, अमेरिका, चाइना और पाकिस्तान भी इस बैठक में शामिल होगा। ये मीटिंग पाकिस्तान में होने जा रही है। वहां पर भी एक पैरेलल तरीके से अफगानिस्तान के मुद्दे पर बातचीत होगी और माना जा रहा है कि अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मुटक्की, वो भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पाकिस्तान आज पहुंचने वाले हैं। तो जाहिर तौर पर क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता है भारत को एक प्लेटफॉर्म देना, इसलिए पाकिस्तान इस बैठक में तो शामिल नहीं हुआ। लेकिन ये जरूर है कि भारत का जो रोल इस पूरे खित्ते में है उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए चीन ने भी ये बात कही है कि भले ही वो इस बैठक में शामिल नहीं हो रहा जो दिल्ली में होने वाली है, लेकिन वो बायलैटरल लेवल पे और मल्टीलैटरल लेवल पे भारत के साथ अफगानिस्तान के मुद्दे पर बातचीत करता रहेगा। वहीं अब जो हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में जो बच्चों के अभी स्कूल नहीं खुले थे वो अब खुल गए हैं और बच्चों की अच्छी खासी तादाद जो है स्कूल में देखने को मिल रही है।
देखिए, कुछ चीजें मामूल पे लौटी हैं अफगानिस्तान में, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसमें फूड सिक्योरिटी का मुद्दा है। बताया जा रहा है कि 50% से ज्यादा लोगों के पास वहां पर खाने पीने का मुश्किलात आ सकती हैं आने वाले वक्त में। और भारत भी ये बात कह चुका है कि ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए सही माहौल पैदा किया जाना चाहिए, और भारत चाहता है कि अफगानिस्तान की ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे मदद की जाए। और इसी के चलते पाकिस्तान से ये कहा भी गया था कि भारत अफगानिस्तान जो है वो राशन भेजना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान ने अब तक उस पर मंजूरी नहीं दी है। तो जाहिर तौर पर जो स्पॉइलर है वो पूरे इलाके का जो है वो पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान की वजह से ही चीजें मामूल पर वापस नहीं आ पा रही हैं, और तालिबान की वापसी के पीछे भी पाकिस्तान का हाथ बताया जाता है, और ये सब लोग जानते हैं कि किस तरह का रोल पाकिस्तान कर रहा है। और जो अहम बात आज जो मीटिंग होने वाली है यहाँ दिल्ली में, उसमें तमाम मुल्कों ने भी ये बात कही है कि पाकिस्तान का एक जो रोल रहा है वो ट्रबल मेकर कर रहा है। ये मुल्क ये बात मानते हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, और अब से कुछ देर में ही ये इजलास शुरू होगा जिसमें तमाम तर ममालिक सिवाय पाकिस्तान और चीन के शिरकत करने जा रहे हैं। शैलेंद्र, बेहद शुक्रिया आपका। वाइस एडमिरल आर हरि कुमार बहरिया के नए सरबराह होंगे। हुकूमत ने उन्हें बहरिया का नया सरबराह मुकर्रर किया है। हरि कुमार मौजूदा बहरिया सरबराह एडमिरल करमबीर सिंह की जगह लेंगे। करमबीर सिंह इसी महीने की 30 तारीख को सुबुकदोश हो रहे हैं। वाइस एडमिरल आर हरि कुमार फिलहाल मगरबी बहरिया की कमान के सरबराह हैं। हरि कुमार बहरिया में तकरीबन 40 बरस का तजुर्बा रखते हैं। अपने तवील और मुमताज खिदमात के दौरान उन्होंने कमान, स्टाफ और दीगर अहम ओहदों पर खिदमात अंजाम दी। बॉम्बे हाईकोर्ट में समीर वानखेड़े के वालिद ज्ञानदेव वानखेड़े की हद की इज्जत की अर्जी पर आज समाअत है। इससे कबल समाअत में बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवाब मलिक को जवाब दाखिल करने का हुक्म दिया था। वाज़ेह हो कि ज्ञानदेव वानखेड़े ने मुल्क के खिलाफ 1.25 करोड़ रुपए का हद की इज्जत का मुकदमा दायर किया था। उन्होंने अर्जी में कहा है कि मलिक के इल्जामात से उनके किरदार और साख को ठेस पहुंची है। इससे पहले एनसीबी अफसर की बहन यास्मीन वानखेड़े ने भी मलिक पर सियासी इंतकाम लेने का इल्जाम लगाया। आपको बता दें कि कल समीर वानखेड़े के अहल खाना ने महाराष्ट्र के गवर्नर भरत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की थी और उन्हें मेमोरेंडम पेश किया था। मुंबई ड्रग्स मामला धीरे धीरे सियासी रंग इख्तियार कर चुका है। पहले नवाब मलिक एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ सामने आए और अब बीजेपी ने नवाब मलिक के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है। नवाब मलिक के खिलाफ शुरू में बीजेपी लीडर मोहित कंबोज सामने आए थे, फिर महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नवाब मलिक के रिश्तेदारों का ताल्लुक दाऊद से जोड़ दिया और आज बाज़ाब्ता नवाब मलिक के रिश्तेदारों के मुबैना रिश्तों के खिलाफ बीजेपी सड़क पर उतरेगी और उनके खिलाफ आंदोलन की शुरुआत करेगी। किसकी क़यादत बीजेपी लीडर राम कदम करेंगे? वहीं नवाब मलिक ने ट्वीट किया है। वो लिखते हैं कि उनकी नींद खो गई है, अब चैन खोने का वक्त आ गया है, मिलते हैं सुबह 10 बजे। मुंबई से हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, ड्रग्स का मामला अब अलग ही रुख ले चुका है। अब यहां पर जो है बीजेपी और एनसीपी आमने सामने हैं और एक दूसरे पर अंडरवर्ल्ड से दावे की बात की जा रही है, खुलासों की बात की जा रही है यहां पे। जी बिल्कुल, देखिए कल हमने जब देखा कि देवेंद्र फडणवीस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें साफ तौर पर उन्होंने बताया, 2 व्यक्तियों का नाम बताया था, सरदार खान और सलीम पटेल। ये ताड़ा के आरोपी हैं और इनसे जो है नवाब मलिक का जो परिवार है उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी थी कौड़ियों के भाव। और उसके बाद नवाब मलिक ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के सफाई दी थी और साथ ही कहा था कि आज सवेरे 10 बजे वो नया खुलासा करेंगे कि किसके कॉन्टैक्ट दाऊद के गुर्गों के साथ है, किसके कॉन्टैक्ट दाऊद के जो लोग हैं उनके साथ है। इसका खुलासा सवेरे 10 बजे नवाब मलिक करने वाले हैं, उन्होंने ट्वीट करके कहा है। साथ ही हमने देखा कि राम कदम ने भी सवेरे ट्वीट किया कि जिस तरह से कल देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर के ये बताया था कि किस तरह से 2 टाडा के आरोपियों से खरीदा गया लैंड, इसमें नवाब मलिक और उनके परिवार का इन्वॉल्वमेंट है।
उसको लेकर के राम कदम ने साफ तौर पर कहा कि दाऊद से जुड़े जो लोग हैं उनके खिलाफ अब सड़कों पर उतर करके विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। बहरहाल देखना होगा कि 10 बजे सबसे पहले नवाब मलिक क्या कुछ अहम खुलासे करते हैं, क्या बीजेपी के खिलाफ उनके पास और भी पुख्ता एविडेंसेस है, क्या आरोप वो लगाते हैं, ये सबसे बड़ी बात होगी देखने वाली। और दूसरी बात देखने होगी कि राम कदम ने जिस तरह से ट्वीट करके कहा है कि अब दाऊद से संबंधित जो लोग हैं उनके खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, तो उनका किस तरह का मूवमेंट होगा, किस तरह से ये विरोध प्रदर्शन वो एनालाइज करेंगे, किस तरह से उसको अरेंज करेंगे, वो देखने वाली बात होगी। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं, नवाब मलिक और समीर वानखेड़े के पिताजी की जो मानहानि का जो याचिका है उस पर भी आज बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। कोर्ट में 35 नंबर पर मामला जो है लिस्टेड है। उम्मीद की जा रही है कि दोपहर 12:30-1 बजे के आसपास अदालत में उसकी सुनवाई शुरू होगी। हालांकि कल जो है नवाब मलिक के वकील की तरफ से जो जवाब दाखिल करना था उन्होंने दाखिल किया। उन्होंने साफ तौर पर अपने जवाब में कहा है कि जो याचिका अदालत में दाखिल की गई है वो बेसलेस है, उसे तुरंत जो है खारिज करना चाहिए, क्योंकि इनकी बेटी यास्मीन जो है वो खुद जो है एक वकील है, उन्होंने याचिका दाखिल नहीं की। और जो लड़ाई है वो वानखेड़े और नवाब मलिक के बीच चल रहा है। उन्होंने कहा है कि ये बेसलेस याचिका, इसे खारिज करना चाहिए, ऐसा जवाब जो है नवाब मलिक के वकील की तरफ से कल अदालत में दाखिल किया है। बहरहाल जिस तरह से मैंने कहा कि 35 नंबर पर मामला लिस्टेड है, जब अदालत में सुनवाई शुरू होगी तो देखना होगा कि दोनों पक्ष अपना क्या पक्ष रखते हैं अदालत में, क्या दलीलें रखते हैं, उसके बाद अदालत उसमें क्या कुछ तय करता है, ये सबसे अहम बात होगी। बिल्कुल। और अब ये ड्रग्स का पूरा जो मामला है ये सियासी लड़ाई अब बन चुकी है, जहां पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, पर उन इल्ज़ामों की भी तहक़ीक़ात होगी कि नहीं वो देखने वाली बात है। 10 बजे जो है एक और खुलासा नवाब मलिक करने जा रहे हैं। प्रशांत, बेहद शुक्रिया आपका। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। भोपाल कमला नेहरू अस्पताल के बच्चा वार्ड में हुई आतिज़दगी के हादसे के 48 घंटे बाद भी वालिदैन अपने बच्चों को देखने से महरूम है। हादसे के 2 दिन गुजरने के बाद भी वालिदैन को ये नहीं मालूम है कि उनके बच्चे कहां हैं और कैसे हैं। किसी का बच्चा गुम हो गया है तो किसी का बच्चा बदलने की शिकायत है। मजबूर वालिदैन अपने बच्चों को लेकर अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं कमला नेहरू अस्पताल में मरने वाले बच्चों की तादाद बढ़कर 10 हो गई है। वहीं बच्चों की शिनाख्त के लिए अब डीएनए टेस्ट किए जाने की बात होने लगी है। यहाँ पर जो कल हादसा हुआ है हमीदिया में बच्चा वार्ड में, आपका भी बच्चा वहाँ पर था? हमारा बच्चा वहीं था और हम भी वहीं थे, हमारी लड़की भी वहीं थी। जब हादसे के टाइम पे आग लगी तो हम लोग एकदम से भागे, तो बच्चा हमारा यहीं पर ही रह गया और हम लोग चले। वार्ड में ही बच्चा रह गया? बच्चा वार्ड में था डॉक्टरों के पास और हम लोग मतलब बाहर थे। अभी आपका बच्चा मिल गया आपको? नहीं, बच्चा नहीं मिला। बच्चे को कल से ढूंढ रहा, बच्चा नहीं मिला। सुबह से ढूंढ रहा। मैडमों ने ये बोल दिया कि हमने आपका बच्चा दोपहर में 2:30 बजे दे चुके थे। तो मतलब दोपहर में अगर 2:30 बजे बच्चे को दे चुकी होती तो हम लोग यहाँ पर अभी क्या करते, रात के 9 बजे जब आग लगी, आग के दौरान हम लोग यहीं पर ही बैठे थे, ऊपर ही थे हम लोग उस टाइम पे। तो आपका बच्चा मिस है, अभी तक मिला नहीं है? डॉक्टर बोल रहे हैं कि आपके पास ही था। वार्ड में नहीं है बच्चा, पूरे में ढूंढ, सब जगह ढूंढ लिया आपने? ढूंढ लिया, कहीं नहीं है हमारा बच्चा। मैं रात से ही इस बात पे बहुत कष्ट में हूँ और अभी हम कमलनाथ जी के साथ वहाँ होकर आए कि 2 चीज़ें रात में भी मैंने कहा था कि इस टाइम आरोप प्रत्यारोप से नहीं ज़रूरत नहीं है। इस बात की आवश्यकता है कि अगर हमारे पास दिक्कत आ रही है तो बच्चों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया जाए, प्राइवेट अस्पतालों में जल्दी। लेकिन उस बात पर ध्यान नहीं दिया गया और जिला प्रशासन ने भी ध्यान नहीं दिया और मंत्री तो सोए ध्यान ही नहीं दे रहे थे। ऐसे ही अभी भी यहाँ हम लोग जब गए तो ये शिकायत आ रही है कि बच्चों के चेंज होने की एक बात आई है कि हमें हमारा बच्चा जो बताया जा रहा है वो हमारा बच्चा नहीं है। मैं वहाँ अभी सुपरिटेंडेंट से बोलकर आया हूँ और आपके ज़रिए मांग करता हूँ कि बच्चों को के परिजनों को क्यों बच्चों से नहीं मिलने दिया जा रहा। ये संदेह पैदा कर रहा है जो बाकी चीज़ें एक के बाद एक आ रही हैं। और इन तमाम घटनाओं की जांच के लिए हम हाई कोर्ट से चाहते हैं कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज इसकी जांच करें। और मैं एक FIR के लिए अभी आवेदन दे रहा हूँ थाने में कि इस पूरे मामले में मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए और जल्द से जल्द परिजनों को उनके बच्चों से मिलाना चाहिए। होता है कि जब अपन हौच पौच में ये सब करते हैं तो जो टैग लगाते हैं वो हुआ, मैंने उसकी भी जानकारी ली है। उन्होंने कहा ये टैग लगते हैं और जब सभी मशीनों को निकाल करके उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया गया सामने रूम में तो हो जाता है इधर उधर टैग, लेकिन उनकी पहचान के उनके अपने नियम हैं तो वो उसको करते हैं, नंबरिंग करते हैं उनकी। और इसमें उन्होंने कहा हम वो भी कर सकते हैं, अगर ऐसी कुछ शंका है तो हम DNA टेस्ट भी करके और उनको बच्चों की माँ के पास उनको बराबर उसी को सौंपा जाएगा। परंतु ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है ये कि टैग इधर उधर हो गए तो DNA से पता चलता है।
भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, अफसोस की बात है, पहले ही मुतासरीन जो है इतने दर्दनाक हादसे से गुजरे हैं और अब वालिदैन को ये नहीं पता कि उनके बच्चे कहाँ हैं, उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। और जो बच्चे दिए भी जा रहे हैं कि वो वालिदैन कह रहे हैं कि बदल चुके हैं बच्चे। इस तरह की लापरवाही क्यों हो रही है? मुझे वजह यह है कि जिस तरह जब हादसा हुआ और वहां पर आग लगी तो फौरी तौर पर बच्चों को निकालने का मामला था। और जब बच्चे छोटे होते हैं, वो कमजोर होते हैं, तो उनको आईसीयू वार्ड में रखा जाता है सख्त निगरानी में। और वहां से जब बच्चों को फौरी तौर पर निकालना तो उनके जिस्म पर एक टैग लगाया जाता है। तो टैग, क्योंकि वहां पे धुआं था और टैग कई बच्चों के बदल गए हैं, जिसकी वजह से ये मुश्किलात सामने आ रही हैं। कई वालिदैन की शिकायत है कि उनका बच्चा मिल नहीं रहा है, कई की शिकायत है कि जो बच्चा उनको दिया जा रहा है वो बच्चा उनका नहीं है, क्योंकि कुछ जो मरीज बच्चों का इलाज जो है हमीदिया अस्पताल में किया जा रहा है और कुछ 17 बच्चों का इलाज जो है भोपाल के जेपी अस्पताल 1250 जिसे कहा जाता है वहां पर इलाज किया जा रहा है। अब इस बच्चा उनका है या नहीं है, अब इसकी शनाख्त तभी हो सकती है जब इसका डीएनए टेस्ट किया जाएगा। डीएनए टेस्ट कब होगा, कैसे मिलेगा, तो वालिदैन तो अपने बच्चों को लेके है, क्योंकि किसका बच्चा कितने सालों बाद पैदा हुआ, उनकी मन्नतें क्या थी, इन तमाम मुश्किलात को लेकर जो है खुद जो है जो उनके वालिदैन हैं और उनके जो अजीज वकारीब है, वो सब जो है धरने पे बैठ गए हैं कि उनके बच्चे से उनको मिलवाया जाए, क्योंकि अब उनके बच्चों से मिलवाया भी नहीं जा रहा है। और इस हादसे को गुजरे हुए 48 घंटे हो चुके हैं। अब की तमाम चीजों पर जो है लोग जिनका बच्चा हो तो चाहेंगे कि जल्द से जल्द उनका बच्चा मिल जाए। अगर बच्चा नहीं मिला तो बच्चा किस जगह पर है, अगर उसकी निशानदेही या उसकी शनाख्त हो जाए तो भी उनको सब्र आ जाए। लेकिन तमाम चीजों पर जिस तरह से पर्दा डाला जा रहा है, जो खुद कमलनाथ वहां पर गए थे तो उन्होंने कहा कि हुकूमत दबाने और छुपाने का काम कर रही है, और वही हुकूमत का कहना है कि लोगों को सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। जो बच्चे हैं वो मिल जाएंगे। हुकूमत की तरफ से जो है अब तक जो ऐलान जो किया गया है वो 10 बच्चों की जो है मौत का हो चुका है। वहीं पर इस बात को लेकर, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि जिन लोगों को जांच के लिए बैठाया गया है, जिम्मेदारी दी गई है, वो खुद दागदार हैं, वो जांच कैसे कर सकते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस के लीडरान के जरिए इस मामले को लेकर हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवाने का मुतालबा किया जा रहा है। बिल्कुल मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। वहीं अपने बयानों से सुर्खियों में बने रहने वाली भोपाल के रुकने पार्लियामान साध्वी प्रज्ञा ने अब सुबह के वक्त मसाजिद में माइक से होने वाली अजान पर एतराज जताया है। साध्वी प्रज्ञा का कहना है कि सुबह के वक्त माइक से होने वाली अजान से न सिर्फ नींद खराब होती है, बल्कि सुबह के वक्त माइक से अजान देने वालों को मरीजों का भी ख्याल नहीं होता है। सुबह का वक्त साधु संतों और भक्तों की तपस्या का वक्त होता है, लेकिन ये लोग अपने अमल से दूसरे की साधना में खलल डालने का काम करते हैं। माइक से अजान को लेकर क्या कहती हैं साध्वी प्रज्ञा, आप भी सुनिए। बहुत जोर जोर से आवाजें आती हैं सुबह 5 कुछ मिनट से, और वो आवाजें लगातार चलती रहती हैं। सबकी नींद हराम होती है, सबकी नींद खराब होती है। कुछ लोगों पेशेंट भी होते हैं, उनकी भी बीपी बढ़ते हैं। किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई तकलीफ, किसी पेशेंट को रात भर नींद नहीं आती है, लेकिन वो सुबह निद्रा में जब जाता है तो आवाजों से विघ्न पैदा करता है। और सच बताऊं तो साधु सन्यासी जो होते हैं उनकी ध्यान साधना का समय भी 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त से होता है। यूपी के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ आज कानपुर में मेट्रो के ट्रायल को हरी झंडी दिखाएंगे। जिला इंतजामिया और मेट्रो हुकाम ने इस हवाले से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। प्रोग्राम के मुताबिक सीएम योगी सीएसए के हेलीपैड के जरिए कानपुर पहुंचेंगे। वहां से वो मेट्रो यार्ड आकर मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे और उसके बाद सीएम योगी श्यामनगर जाएंगे, जहां वो जीका से मुतासरा अफराद के अहले खाना से मुलाकात करेंगे और फिर चेखली हवाई अड्डे से मथुरा के लिए रवाना होंगे। प्रोग्राम की तैयारी के हवाले से मंगल को डीएम और पुलिस कमिश्नर ने पहले ही मेट्रो यार्ड का मुआयना किया था। आज की ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।